अच्छे। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके ऊपर माँ शारदे की अनुकंपा सर्वत्र विद्यमान रहे और अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि आप लोग कक्षा 12 में हैं। तो यहाँ पर आज हम अशोक के फूल जो लेसन शेष रह गया था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। कालिदासीन व्यवस्था में, अन्य सामंतों की व्यवस्था में, उसी प्रकार से बदलती हुई सभ्यता और संस्कृति के विषय में कि कैसा युग आ रहा है, कैसा परिवर्तन होगा, उसके विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने बताने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, क्यों पहले यक्षों गंधर्वों का शासन था, कामदेव का शासन था, लेकिन जब भगवान बुद्ध ने अपनी शक्ति साधना के द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तब उनके अनुयायियों की एक सेना तैयार हो गई। वास्तव में मार मदन का ही नामांतर है। इसके कहने का मतलब ये है, इसका मतलब काम देवता से है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य वास्तव में उन्होंने उस समय दिया था। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाण नामक देवता इस वैराग मिश्रित धर्म में प्रवेश हुए और बोधसत्वों मतलब बौद्ध धर्म के मानने वालों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। 3 रत्नों में मदन देवता ने वो स्थान पाया। वो एक अजीब तूफान था। इसमें बौद्ध भी न रह सके, शैव शक्तियाँ भी बह गईं, शाक्त भी बह गए। उन दिनों उस समय श्री सुंदर साधना में तत्पर योग और भोग की हथेली पर ही विराजमान रह गए। इसकी महिमा आज भी प्रतिष्ठित होती है। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में जो सहयोग दिया, मैं आश्चर्य से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ये भी क्या जीवनी शक्ति की एक कठोर अभियान था। कौन बताने वाला है कि कितने विनाशकारी परिवर्तन के बाद इस अपूर्व धर्म मत की रचना हुई। अशोक स्तबक का हर फूल, हर दल इस विचित्र बदलती हुई समय की परंपरा को ढो रहा है। कैसा पत्तियों से युक्त झाड़ीदार सुंदर पौधा है। यहाँ पर लेखक महोदय अशोक की भांति रहने को कहते हैं और कहते हैं मनुष्य को जिस प्रकार से अशोक के सामने तमाम उसको महत्व भी मिला, सब कुछ मिलने के बाद सम्मान मिला, असम्मान मिला, लेकिन सुख और दुख की घड़ी में एक जैसा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में निराशा का संचार नहीं करना चाहिए। अशोक आज भी उसी मौज में है, उसी मस्ती में है, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, आज भी उसी भांत है। कहीं भी तो कुछ उसका बिगड़ा नहीं, कुछ भी बदला नहीं। बदली है मनुष्य की मनोवृत्तियाँ। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती थी तो शायद वो भी नहीं बदलती, और यदि वो न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष शुरू हो जाता, मशीनी युग प्रारंभ हो जाता। विज्ञान का चलता हुआ रथ बड़ी तेज़ी से चलता और विज्ञान में छोटे छोटे धंधे थे समाप्त हो जाते। आज ही हुआ, वो बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर लेखक महोदय मनुष्य को अशोक के फूल की मार रहने की परिभाषा के लिए परिभाषित करते हैं कि अशोक का फूल वास्तव में एक जैसा रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में एक जैसा रखना चाहिए।
पुराने चित्र में इसको देखने वाला उदास हो जाता है। क्यों? जिस समय अशोक का महत्व था कालिदास युगीन काव्य में, तो वास्तव में जब नए कवि आए, इसको आसन से नीचे उतार दिया। वो अपने को पंडित समझता है, लेकिन पंडिताई एक भी बोझ बन गई। क्यों? जब हमारी प्राचीन सभ्यता समाप्त हो गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जितनी ही भारी होती है उतनी ही उसका मतलब सभ्यता को डुबोती चली जाती है। जब वो जीवन का एकाग्र अंग बन जाती है तो सरल भाव से उसका विकास होता है, तब वो बोझ नहीं रहती है। वास्तव में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, उसको लेखक महोदय कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर वो सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी तो हम भारतीयों के लिए क्या कुछ बचेगा। वो उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा पहले प्रसन्न था आज भी है, उसकी मस्ती कम नहीं हुई। कालिदास इसका वास्तव में आनंद लेते थे अपने तरीके से। उन्होंने अपने तरीके से काव्य में जो अशोक को महत्व दिया, काम देवता ने भी 5 फूलों के गुच्छों में अशोक को महत्व दिया। मैं भी स्वीकार करता हूँ, अपने ढंग से मनुष्य को जीना चाहिए। मनुष्य के लिए उदास होना बेकार है। क्यों? निराशा मनुष्य को गहन अंधकार में एवं गहरे गर्त में ले जाती है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद कहते हैं अशोक के फूल की भांति मनुष्य को भी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तब तक बच्चों ये लेसन पढ़ गया, आप लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए बच्चों आपको सारी बधाइयाँ। नमस्ते।